नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। जब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में एक सुबह एक जनरल चर्चा ऑफिस में हो जाती है कि आज किस विषय पे बात की जाए। आज कोई चर्चा नहीं हुई और उसका एक प्रमुख कारण यह था कि एक इतना बड़ा इशू कल हो गया है, इतनी बड़ी घटना कल हो गई है। बीजेपी के लिए दुर्घटना, सपा के लिए अच्छी घटना, तो उसमें आप ये कोई बात नहीं थी किस पे किया जाए। मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भाजपा से त्यागपत्र देना, भाजपा के मंत्रिमंडल के से त्यागपत्र देना। थोड़ा ये बता दूं, आज थोड़ा गले की दिक्कत है, टेस्ट करा लिया है RT-PCR, लेकिन इसलिए आवाज़ में कहीं कहीं आपको लगेगा थोड़ी दिक्कत है। आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों से कहें कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, मेंबरशिप ज़रूर लें। अगर लें, अब वो कुछ एक महीने का कमिटमेंट फिनेंशियल कर सकते हैं, और अगर हर महीने अपने को नहीं बांधना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वन टाइम आर्थिक मदद कर देंगे तो हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब मैं आज बात करूंगा 7, एक आपको याद है एक चीज़ आती थी अजब गजब, 7 अजब गजब चीज़ों की विथ रेफरेंस टू ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा हुआ इत्यादि इत्यादि। पहला अजब गजब ये है कि भाई मेरी याद में पहली बार हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके मंत्री लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, कोई प्रोवोकेशन भी नहीं है, कोई यह है कि उनको किसी ने कहा हो या कुछ गाली दी हो या टिकट कटा हो, या मंत्री हैं, रूलिंग पार्टी के मंत्री हैं, पार्टी छोड़ के भागे जा रहे हैं। MLA हैं, रूलिंग पार्टी के MLA हैं, पार्टी छोड़ के भागे जा रहे हैं। मेरी याद में ऐसा अजब गजब पहली बार हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अभी तो शुरुआत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया, उनके साथ उनके जो 3 और सहयोगी थे उन लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग जो इस्तीफा अभी तक दिए हैं वो OBC या दलित समुदाय से आते हैं। तो और अच्छा, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मैं एक बड़ा धमाका 14 जनवरी जो खिचड़ी होती है उस दिन करूँगा। ये मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में और ख़ास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो खरवास होता है, ये खिचड़ी तक कई लोग कोई नया काम नहीं करते हैं या कुछ इस तरह का। तो इसकी भी एक बड़ी संभावना है कि खिचड़ी समाप्त होने के बाद जो इसको मानते हैं वो शायद अपना एक कोई निर्णय ज़रूर लेंगे। एक बड़ी खबर ये भी है कि शरद पवार ने एक वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने बिल्कुल ठीक से अपने को सपा के साथ उत्तर प्रदेश में और अपनी जो बाकी पार्टीज़ हैं कांग्रेस के साथ या TMC के साथ कहाँ कहाँ अपने को अलाइन किया है। मणिपुर में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, गोवा में वो कह रहे हैं कि हमारी और शिवसेना की बात कांग्रेस से हो रही है, हम कैसे करेंगे, इत्यादि इत्यादि। लखनऊ के रेफरेंस में आज अखिलेश यादव जी ने एक फ़ोटो भी ट्वीट की है जिसमें वो कुछ अपने सहयोगी पार्टीज़ जो है उनके साथ उन्होंने आज मीटिंग की है। वो मीटिंग मेरे ख्याल में फाइनली, क्योंकि घटनाक्रम बदला है कुछ, उसका होगा फाइन ट्यून करने के लिए होगी। उसमें शिवपाल जी दिखाई दे रहे हैं, उसमें जयंत चौधरी की पार्टी के स्टेट अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत से लोग दिखाए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी दिखाई दे रहे हैं, कृष्णा पटेल जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब लोग हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल भी थोड़ा मैसेजिंग है, क्योंकि ये गेम इन्होंने सीखा है बीजेपी से ही खेलना, लेकिन आज वो बीजेपी के अगेंस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि 2017 में बीजेपी में ने जब ये इलेक्शन लड़ने आए थे तो कोई CM चेहरा नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे और ये लोग सीधे सीधे इलेक्शन लड़ रहे थे। उस समय 3-4 ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से बीजेपी का इस तरह की बहुमत आया। एक ऐसा कहा जा रहा है कि एक वो ये था कि PK साहब ने आके, और अब कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद प्रॉम्प्ट बीजेपी का था, उन्होंने आके अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन करा दिया, जिसकी वजह से 100 से ऊपर सीटें गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ने छोड़ी। वो 300 सिटिंग पार्टी, मतलब जो डिफेंड कर रही थी, जिसकी सरकार थी, जिसके 225 MLA थे 2012 में, वो 100 से ज़्यादा सीटें छोड़ रही थी 2017 में। ये भी एक अजीब सी चीज़ थी। ऐसा कहना है कि PK जी ने उसमें एक रोल प्ले किया था। PK जी का भी एक मैं कहानी बता दूं, ये पहला इलेक्शन हो रहा है जहां पे PK जी का कोई रोल नहीं है। और PK जी जो एक बड़े फैन फेयर से वो ये थे कि हम TMC को गोवा में सरकार बनाएंगे। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार TMC तो कम से कम उस रेस में नहीं है सरकार बनाने की। TMC वहाँ कितना लड़ेगी, कितना जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रेस सरकार बनाने की रेस में नहीं है। तो PK जी का भी इस बार कोई खेल नहीं है। ये भी एक अजब गजब चीज़ है।
एक अगर आपको मैं इसलिए ये याद दिला रहा हूं कि एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने किया था, और वो मास्टर स्ट्रोक ये कहा गया था कि उसने इलेक्शन से जस्ट पहले नोटबंदी कर दी थी। याद है आपको? इलेक्शन से जस्ट पहले नोटबंदी हुई थी, और वो ये कहा गया था कि मोदी जी का और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि बीजेपी अपने पैसे की तैयारी कर ली थी जो इलेक्शन में लगता है, और जो विपक्षी पार्टियां खास करके सपा और बसपा उस समय थे और कांग्रेस, इन लोगों को एकदम से देवर कॉट अन्न, मतलब उनको पता भी नहीं था कि होने जा रहा है, और वो अपने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए थे, ऐसा बीजेपी का मानना था। दूसरा जो काम हुआ था वो एक काम ये था कि वो जो सोशल इंजीनियरिंग उस समय कहा जा रहा था, अमित शाह ने बिल्कुल छांट छांट करके अनुप्रिया पटेल को लाए थे, तो ओम प्रकाश राजभर को लाए थे, ये जो एक लोगों का गठबंधन बनाया था कि भाई इस बैकवर्ड पार्टी को लाओ, और उन्होंने कहीं एक ये प्रपोज कर दिखा दिया था कि अखिलेश यादव का मतलब बैकवर्ड में यादव और मुस्लिम ही है। ये एक वो प्रोजेक्ट करने में बीजेपी कामयाब रही थी। इस बार इसका ठीक उल्टा हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि अखिलेश, देखिए अब हुआ क्या है कि इस बार आपने सीएम चेहरा अनाउंस करना पड़ा है, आपको कहना पड़ा है कि योगी आदित्यनाथ आपके सीएम चेहरा है। अब जब आपने सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया है तो अब आप बैकवर्ड को तो मंत्री बनाएंगे नहीं। अब वो कहने की बात हो रही है कि अगर योगी जी के सीटें कम आई तो योगी जी की जगह कोई बैकवर्ड, कौन बैकवर्ड होगा ये भी नहीं मालूम है, कोई बैकवर्ड होगा। लेकिन जो अगड़ी जात हैं उसको, मतलब राजपूत होने की वजह से ये माना जा रहा है कि उसको योगी जी लीड कर रहे हैं। उन्होंने 80-20 का एक फॉर्मूला भी दिया। अब राजपूत 6-7%, और दूसरी एक बड़ी जात जो ब्राह्मण है, वो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो भाई बीजेपी के बिल्कुल खुल के 2017 में, जिसको कह रहे हैं कि एक साथ वोट दिया था 14 में, 17 में, 19 में, इस बार वो नाराज हैं। और वो नाराजगी मूल रूप से योगी जी का, कुछ लोग कहते हैं ठाकुरवाद है, लेकिन वो उनको मनाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि आप 2-3 चीजें देख लीजिए। आप एक चीज ये देखिए कि टेनी जी को भाई, मतलब सामान्य उससे भी किसी को लगेगा कि भाई इनको इस्तीफा तो दिला दो, इससे उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, इससे ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। दूसरा, एक तरफ आप कह रहे हैं बाहुबलियों से छुटकारा और फलाना से छुटकारा, और आप सब नाम ले रहे हैं, उसमें एक धर्म विशेष का नाम ले रहे हैं कि बाहुबलियों का। आप विकास दुबे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या विकास दुबे ने जितने लोगों को पुलिस के जन की हत्या की थी, और उसका नाम आप उस लिस्ट में नहीं डाल रहे हैं? मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि समहाउ अब बीजेपी का जो डेस्परेशन है कि ये अगड़ा बनाम पिछड़े की जगह ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए, वो होता नहीं लग रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने जिसकी बिसात बिछाई थी 2017 में अगड़े पिछड़े की, ओबीसी की, वो इस समय ये इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि बैकवर्ड वर्सेस, मतलब बैकवर्ड एक जगह संगठित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए एक चीज और है, बीजेपी में तरह तरह के हैं, उनका कम्युनिकेशन चैनल बहुत वीक है। आज आई है खबर कि उन्होंने कहा है जो उनके विधायक नाराज हो गए हैं वो किससे बात करें? वो सुनील बंसल से बात करें और स्वतंत्र देव सिंह से बात करें। आप ये बताइए, सुनील बंसल की ऐसी कौन सी पॉलिटिकल उनके पास समझ, सूझबूझ, माइलेज, वेट है कि वो इन लोगों, भाई वो लेन देन का काम ही देखते हैं ना, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम देखते हैं। सुनील बंसल कौन सा ऐसा विधायकों की नाराजगी दूर करेंगे? और अगर सुनील बंसल वहां नहीं होते तो ये आपकी स्थिति ही नहीं आती। बहुत से विधायक नाराज ही नहीं होते, वो इनकी फंक्शनिंग की वजह से। अब आपने उन्हीं को, मतलब जिस जगह जिस थाने में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिस थानेदार ने किया, आपने उसी थानेदार से कहा है कि तुम जरा इसकी जांच करो। तो ये अब दिक्कत क्या है कि जो हमारे दो लोग हैं, एक ऐसा है कि यू कैन नॉट फूल एवरीवन एवरी टाइम। अमित शाह साहब हैं, बहुत शार्प माने जाते हैं, शातिर आदमी। मैं लखनऊ का एक इंसिडेंट बता दूं। लखनऊ के एक बड़े भारी बिजनेसमैन है सुधीर हलवासिया जी, 2014 में आए थे जब अमित शाह साहब, तो उन्हीं के बंगले, उन्हीं के फ्लैट में रहते थे और वहीं से पूरा संचालन हो रहा था इलेक्शन का। सुधीर हलवासिया जी को न मेयर का टिकट मिला, ना एमएलसी बने, कुछ हैं किसी व्यापार मंडल के कुछ हैं। उनके पास मुश्किल, देखिए किसी भी व्यापारी की मुश्किल ये होती है कि वो सत्ता पक्ष के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता है। तो जिसको कहते हैं ना, यू कैन नॉट फूल एवरीवन।
दिल के किस गहराई में सुधीर अहलवासिया कितने खुश होंगे, ये उन्हीं से पूछने वाली बात है। दूसरा, हमारे योगी जी की जो स्टाइल ऑफ वो है ना, वो मठ के जो बाबा है ना, उससे वो नहीं निकल पाते हैं, वो थोड़ा एरोगेंट रहते हैं, वो एक दिक्कत है। दूसरा अजब गजब मेरे हिसाब से है, एक बहुत बड़ा अजब गजब अभी कल इस रनअप से शुरू हुआ कि अब अगर आपको कोई ईमानदार कहे तो ईमानदार कहना गाली है। मतलब ये भी एक नई चीज सुनी। अंजना ओम कश्यप जी कल एक लखनऊ में कोई टीवी शो कर रही थी ताज होटल में, वहां पे अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है मैंने, उसमें आपका भी नाम है। वो इस पे भड़क गए। तो मतलब अगर कोई, ये वही कहा जाता है ना कि गांव में अगर किसी का कोई देख नहीं पाता हो उसको नैन सुख बोलिए, कोई देखने में बहुत ही खराब हो उसको सुदर्शन बोलिए, तो आदमी चिढ़ता है। तो ये चिढ़ वाली बात थी। मतलब अंजना ओम कश्यप जी जो घुसी जा रही है अमेरिका का, याद है ना आपको, स्नेहा दुबे वाला जो एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज की थी जिन्होंने बहुत अच्छा यूनाइटेड नेशन में बोला था, उनके दफ्तर में घुस गई थी और वहां उस समय नहीं। मतलब आप जब करिए तो सब ठीक है, आपको ईमानदार कहने पे कोई कैसे गुस्सा हो रहा है, ये भी एक अजब गजब चीज है। क्योंकि आपके चैनल पे जब लगातार खास करके बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और 2-3 उसमें से खास हैं, वो जब आके अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलते हैं, तो क्या आपने पिछले 1-2 साल में कभी भी ये कहा कि नहीं नहीं भाई ये सब आप शब्द मत यूज करिए? जब राहुल गांधी को वो पप्पू पप्पू करते हैं आपने मना किया, क्योंकि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों के लिए बहुत से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कहे जा सकते हैं, जो उनकी निजी जिंदगी से हैं, जो उनकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन एक किसी भी जीवन की एक बेसिक कर्टसी होती है कि ये शब्द ना यूज किए जाएं, लेकिन आप सेलेक्टिव हैं। अब तीसरा जो अजब गजब है, वो सबसे बड़ा अजब गजब ये है कि जो लोग ऑफेंस जानते थे, जो लोग होते थे ना, एक फ्रंट फुट पे खेलता है, एक टुक टुक करके खेलता है, अब आज बीजेपी का रोल रिवर्स हो गया है, उसको डिफेंस कर, उसको आज अभी तक वो थे ना कि वहां तोड़ो, कर्नाटका में तोड़ो, गोवा में तोड़ो, मध्य प्रदेश में तोड़ो, राजस्थान में तोड़ो, हर जगह तोड़ने का काम है। तोड़ के इधर लाओ, उनको इधर करो, उनके ऊपर ईडी भेजो, उनके ऊपर आई। अभी क्या हुआ है, अब आप ही से टूट के लोग भागे जा रहे हैं। तो अब आप बजाय दूसरे को तोड़ने के अपने घर की दीवार कहां कहां टूट रही है, कहां सेंध लग रही है, कहां दरार आ रही है, उसको बचाने के चक्कर में लग गए हैं। तो एक तो अजब गजब ये हुआ है। चौथा अजब गजब मेरे हिसाब से ये है कि जो आप एक दवा बहुत अच्छी बनाते थे, बीजेपी सिद्धहस्त थे, और इसीलिए सबसे बड़ा इस दवा बनाने के जो सबसे बड़े चीफ फार्मासिस्ट थे वो हमारे अमित शाह साहब थे। ऐसी दवा बना के वो पिलाते थे कि दूसरे को कोई कर ही नहीं पाता था। उन्होंने वही जो सोशल इंजीनियरिंग की दवा बनाई। अभी क्या हो गया है, अखिलेश यादव जी ने वो दवा बनाना सीख लिया है। और देखिए ये तो तय बात है कि जो उसके बाद सीखता है वो उससे बेहतर कर देता है। पहली दवा थोड़ी कड़वी होती है, ये दवा, तो अखिलेश यादव जी अब वही दवा से उनका इलाज करने लगे हैं। वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। अरे भाई, अगर आपने किसी को दवा दूसरे को दी थी तो थोड़े दिन आपको भी वही दवा मिल रही, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो मुझे 5वां अजब गजब लग रहा है उसमें, वो 5वां अजब गजब ये लग रहा है कि पहली बार टिकट कटने से पहले ही लोग भागे जा रहे हैं। मैं ये मान सकता था कि जैसा बीजेपी कह रही थी टिकट काटने वाले हैं, टिकट कट जाएगा, टिकट कटने से पहले ही आपकी पार्टी छोड़ के लोग दूसरी पार्टी में। जो मेरे हिसाब से जो छठा और इम्पॉर्टेंट है वो अजब गजब ये है कि आपकी पार्टी में वरुण गांधी जी भी हैं। वो कैसी कैसी चिट्ठी लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है किसान आंदोलन को लेके। और अब तो संघमित्रा मौर्य जी भी हो गई, उनके पिताजी तो आपको छोड़ ही दिए हैं। और आप बताएं कि आप कितने, आपकी पार्टी क्या क्या करती है और किसका किसके पक्ष में नहीं है। आप इन लोगों का क्या करेंगे, ये भी अजब गजब है। 2 लोग ऐसे, मतलब ऐसे 2 नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि उनका क्या करें। खैर, 7वां और अंतिम अजब गजब कि आपके जो संगठन अगर आपको याद हो, बहुत दिनों से चला ना कि भाजपा के संगठन के आगे सब लोग फेल हैं। यही माना जा रहा था कि कांग्रेस कर तो अच्छा रही, संगठन नहीं है। और भाजपा का संगठन बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख, क्या क्या प्रमुख हैं। लेकिन 2 याद दिला दूं, अभी हाल के दिनों में जैसे होता है ना कि जब कहीं कुछ आता है तो दशहरे के समय लोग अपने हथियार ठीक ठाक करते हैं कि भाई देखो चल रहे हैं कि नहीं, हाँ चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, अब इसके बाद इस पर कर लेंगे।
आपने अपने संगठन को टेस्ट कब किया है? हाल की 2 घटनाएं बता दूं। एक, पंचायत का चुनाव हुआ, आप ओरिजिनली आपके जो पंचायत सदस्य थे वो कम थे, 20 से 25% के बीच ही जीते थे, लेकिन आपने 90% से ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे कब्जा जमा लिया। तो संगठन की जीत थी कि वो प्रशासन की जीत थी, ये आपको सोचना होगा। दूसरा, अभी आपने रैलियां की, खूब रैली की। उस रैली में आपने, डीएम ने आदेश दिया कि यहाँ से 1000 बस लाइए, सरकारी अधिकारियों ने दिया, किसी ने कहा ये लाइए, ये लोग आइए, आप आइए, आप आइए। तो वो संगठन आपकी रैली कराया कि प्रशासन ने रैली कराई? वो मैं इस सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि टेस्ट आपने प्रशासन को किया है। अब प्रशासन के ऊपर चुनाव आयोग आंकने के बाद वो कितना निष्पक्ष रह पाता है, क्या रह पाता है, ये एक देखने की बात है। लेकिन अभी तक का जो परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ है, जिसमें बिल्कुल फ्लाइंग कलर से प्रशासन ने बताया है कि वो बिल्कुल जिसकी चाहे उसकी सरकार के साथ है, वो तो हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन संगठन का मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई टेस्ट हुआ है जहां पे ये हो। अब अगले 15-20 दिन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शरद पवार जी बंबई में बैठ के कह रहे हैं कि 13 एमएलए और टूटेंगे आपके। तो अगर आप इसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब संगठन में कुछ दम है। लेकिन अगर अभी भी लोग भागे चले जा रहे हैं तो आपको अब प्रशासन से क्या, अब इस समय प्रशासन कुछ कर भी नहीं सकता, नहीं तो डीएम से कहते हैं कि जो भाग रहा है उसको कुछ कराओ, उसको जेल में डालो। अब इस समय थोड़ा आपकी वो है, मैं समझ सकता हूँ, वो कोई भी समझ सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में अभी बीजेपी की ये भगदड़ तेज होती है, रुकती है, या दूसरी पार्टी से आपकी तरफ रिवर्स में लोग आने लगते हैं। थैंक यू सो मच।